नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र मूले और आज के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करने के पहले हम आपको बता दें कि जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो रिलीवेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट से। तो पहले हेडिंग डालेंगे आप परिसीमन आयोग, डेलिमिनेशन कमीशन। जैसा कि आपको पता है 2027 में जनगणना होनी है, यू नो वेरी वेल। 2027 में क्या होनी है? जनगणना होनी है। और ये डेलिमिनेशन कमीशन भी इसके बाद फिर बनेगा। डेलिमिनेशन कमीशन या परिसीमन आयोग कब बनता है? यह बनता है आर्टिकल 82 के अंदर। आपको पता है 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा। आर्टिकल 82 में परिसीमन आयोग या डेलिमिनेशन कमीशन के बारे में बात है। मुझे अच्छे से पता है यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन था, अब तक कितनी बार डेलिमिनेशन कमीशन बना है। जैसा कि आर्टिकल में यहाँ पे लिखा है रिमाइजिंग डेलिमिनेशन, ये संतोष मल्होत्रा जी हैं, उनका एडिटोरियल आज के हिंदू में है। इसमें उन्होंने बताया है कि लगभग दिसंबर 2029 तक ये रिपोर्ट अपनी दे देगा डेलिमिनेशन कमीशन। अब तक पहली बार 52 में, दूसरी बार 62 में, तीसरी बार 72 में और चौथी बार कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 2002 में 4 बार डेलिमिनेशन कमीशन बना है। कितनी बार बना है डेलिमिनेशन कमीशन? यूपीएससी 2024 का एक क्वेश्चन था, अब तक कितनी बार डेलिमिनेशन कमीशन बना है। आपको मैं बता दूं 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और उस 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया था, नीचे लिख लो, 2026 के बाद जो भी जनगणना होगी उसके बाद नया जो है वो परिसीमन आयोग बनेगा। 2026 आ चुका है, 27 तक जनगणना चालू हो जाएगी और आई होप अक्टूबर 28 तक इसकी रिपोर्ट और 29 के पहले लगभग परिसीमन आयोग का गठन हो जाएगा। लगभग पूरी तैयारी इसी तरीके से, सीटें भी बढ़ेंगी। इसलिए नए संसद भवन में लोकसभा में अभी से 888 और राज्यसभा में अभी से 384 सीटों की तैयारी है। और उसी बीच में महिला आरक्षण बिल 106वें संविधान संशोधन से पारित करके महिला सीटों को भी बढ़ाया जाएगा। अभी लोकसभा में लगभग 78 महिलाएं, राज्यसभा में लगभग 34-35 महिलाएं और मध्य प्रदेश विधानसभा में 28 महिलाएं हैं। तय होगा क्या कि भूलते जाओगे, पढ़ते जाओगे, भूलते जाओगे, पढ़ते जाओगे, भूलते जाओगे। चलिए, मैं 7 से 8 क्वेश्चन पूछूंगा मुंह जबानी, उम्मीद करूंगा कि आपको जो है बनते रहे। ईस्ट टोकोमो क्या है बेटा? रूपाली, ईस्ट टोकोमो क्या है? ये भी कोशिश है। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर 2030 तक कहां पर बनाया जा रहा है? चाइना के हेपई में, चाइना के हेपई में। चलो, अगली काम आई बढ़ने के पहले पुराना रिविजन, बढ़ने के पहले थोड़ा सा फोकस। चलो बेटा, कोई दिक्कत? अभी कुछ दिन पहले ग्रीनलैंड विवाद चर्चा में था। ग्रीनलैंड को बोल रहा था अमेरिका मेरा है, बोले नाटो को तो मैंने बचा लिया। एक्चुअल में ज्योग्राफिकली जो है उत्तर अमेरिका का भाग है, लेकिन अगर पॉलिटिकली देखें तो डेनमार्क का इस पे कहीं ना कहीं कंट्रोल है। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड की बारी है। अब यूरोपीय यूनियन कर पाएगा क्या ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई? ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। अब यूरोपीय यूनियन कब बना? 58 में। और आपको पता है ना 26 जनवरी को यूरोपीय यूनियन के हेड हमारे यहाँ घूमने फिरने के हिसाब से आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो पूरे ग्रीनलैंड की कहानी को समझने की कोशिश करें। आपको पता है ना पिछले कुछ दिन पहले इन लोगों ने नॉर्थ अमेरिका से जो है यहाँ पर वेनेजुएला के अंदर जो है किस तरीके का करतब किया। आपको बताया था मैंने, बेला 1 कहानी बताई थी। बेला 1 जो इनका जहाज था रशिया का, मैरी रुआना जो नाम हो गया था इसका, क्या नाम हो गया था? मैरी रुआना। तो मैरी रुआना जो नाम हो गया था उसमें मैरी रुआना, मैरी रुआना, तो ये जिसपे आपके रूस का फ्लैग लगा था उस जहाज को भी इन्होंने अपने कब्जे में लिया और वेनेजुएला पे किस तरीके से कार्रवाई की आपने देखा। अब अगला इनका टारगेट क्या है? ग्रीनलैंड है। ये वेनेजुएला के प्रमुख थे, इनको इन्होंने गिरफ्तार किया था। क्या नाम था इनका? क्या नाम था? निकोलस मादुरोई। निकोलस मादुरोई गिरफ्तार करके ले गए थे। तो अब ये नाटो जो है, नाटो को बचा लिया ऐसा कहना है का, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, किससे दुश्मनी निभा रहे हैं, किससे दोस्ती निभा रहे हैं, पता नहीं। नाटो क्या है? 4 अप्रैल 1949 को बना और बेसिकली नाटो जो है इसमें 32 देश शामिल है, फिनलैंड स्वीडन को मिला के एक सैन्य शक्ति संगठन है। अब यूरोपीय संघ तो कोई सैन्य शक्ति संगठन है नहीं। अब ये अमेरिका है, ये किस पे कब्जा करना चाह रहा है? इस पे। और कुछ दिनों पहले भी अमेरिका ने कहा कब्जा किया? वेनेजुएला पे, क्योंकि वेनेजुएला की नजदीकियां किससे बढ़ रही थी? रशिया से बढ़ रही थी, चाइना से बढ़ रही थी और लगातार इस तरीके की नजदीकियां बढ़ रही थी। तो उनको लगा तेल भंडार है, इन पर अटैक होना चाहिए, इन पर अटैक होना चाहिए। तो फाइनली अटैक किया। अब इनका फोकस किस पर है? बार बार कह रहा हूं, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नुक है। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है? नुक है। अब क्या ग्रीनलैंड इनके पास आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, ये तो आने वाले समय में ही समझ में आएगा। लेकिन हाल फिलहाल में
अमेरिका जो कर रहा है, अभी अमेरिका बोल रहा है कि हम अमेरिका के लोगों को बहुत अमीर बना देंगे। अरे कहाँ से अमीर बना दोगे? और बहुत स्थिति अमेरिका की खराब होने वाली है, चीजें महंगी होने वाली है, वहां पर भी इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, फ्लाइट्स वगैरह महंगी हो रही है, बहुत सारी चीजें वहां पे होने वाली है। जर्मनी अलग प्रेशर डाल रहा है डेनमार्क ऑलरेडी प्रेशर में है। तो तमाम बातें मिला करके, तो अब हम नाटो के अंदर देखें कि नाटो जो हमारा संगठन जो 1949 में बना था, इस पूरे नाटो के अंदर अकेले अमेरिका का इतना पैसा है, 582 अमेरिकन बिलियन डॉलर। यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, सब मिल भी जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो नाटो के अंदर चलेगी किसकी? अमेरिका की। तो नाटो बना कब? ये बना 4 अप्रैल 1949 को। और नाटो के मद्देनजर ये प्रयास करो, लगातार मैंने नाटो पे चर्चा लंबी तरीके कार्रवाई को लेकर डेनमार्क पे एक बड़ा घटनाक्रम आपको दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से होता है। अभी डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन, उन्होंने कहा भी है कि अगर गलती से अमेरिका ने ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की कोशिश भी की तो नाटो के सैन्य संगठन का अंत हो जाएगा। नाटो का अंत हो ही नहीं सकता, क्योंकि 32 देशों में सबसे पावरफुल कौन दिख रहा है आपको? तो बेचारे जो प्रधानमंत्री डेनमार्क के मेटे फ्रेडरिक्सन, क्या नाम है उनका? मेटे फ्रेडरिक्सन। वो मेटे फ्रेडरिक्सन का जो है ये ख्याली पुलाव है, और उनके सोचने और बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। होगा वही जो आज की डेट में अमेरिका चाहता है। और आप देख भी रहे हैं कि कैसे रातों रात जो है व्हाइट हाउस के आदेश पर जो है कैसे उड़ गए। कौन उड़ गए? वेनेजुएला के राष्ट्रपति उड़ गए। तो कुल मिलाकर के मामला बड़ा पेचीदा है। चर्चा में इस समय नाटो है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, नाटो क्या है, नाटो कब बना, और नाटो हाल ही में क्यों चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने नाटो को बचा लिया। किसने किसको बचाया पता नहीं। तो क्वेश्चन लिख लीजिए नाटो के बारे में, पूरे नाटो के 32 देश आपको लिख के लाना है। और आई होप कि मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कल आपसे पूछूं तो आपसे बनना ही चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पूरा घटनाक्रम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में जिस तरीके से चल रहा है, आप देख रहे हैं कि अमेरिका की खुली दादागिरी चल रही है, वो किसी को बख्शने के नजर आ रहा है। ठीक है क्या? ग्रीनलैंड तो लेके रहूंगा बोल रहा है, और वो डेनमार्क वाले प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अगर लिया तो नाटो पे संकट है। अब यूरोपीय यूनियन जिसमें ऑलरेडी 27-28 देश शामिल है, अभी आपको पता है कि बुल्गारिया ने यूरो करेंसी को अपनाया भी है। तो लगातार है। अब वेनेजुएला से कौन लड़ेगा? इस पागल आदमी ने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को पगला दिया है। पागल हो गया है, बावरा हो गया है डोनाल्ड ट्रंप। पता नहीं क्या खाया पिया है। ये क्या करना चाह रहा है? ये तीसरे वर्ल्ड वार की तैयारी में है। बहुत खतरनाक आदमी है, कुछ भी कर सकता है। ये निकल गया है घर से। जब से निकला हूं मंजिल पे नजर है, मैंने कोई मील का पत्थर नहीं देखा। इस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप निकला है। मैंने हिटलर को नहीं देखा, नेपोलियन बोनापार्ट को भी नहीं देखा। लेकिन जिस तरीके से दुनिया में सोने चांदी के रेट बढ़ रहे हैं, आप देखो चांदी के रेट में, सोने के रेट में किस तरीके से उछाल आ रहा है। अमेरिका जिम्मेदार है उसके लिए। कैसी कैसी टोपी लगा रहा है, देखिए करना क्या चाह रहा है, निशाना किस तरफ लगाना चाह रहा है। वेनेजुएला के बाद टारगेट कौन है? टारगेट है कौन? वैसे एक अच्छे व्यक्तित्व के, पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं, हर तरीके की चीजों में एक्सपर्ट ही आदमी है। देखिए कितना बड़ा क्या लेके जा रहा है, सिप लेके जा रहा है। बोला पूरा पूरा वेनेजुएला के आयल को उठा लूंगा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पूरे वेनेजुएला के आयल को उठा लूंगा, ऐसा बोल रहा है। रशिया देख रहा है। अभी देखो इनका रशिया का जहाज आ रहा था, वही बेला वन दिख रहा है। ये बेला वन आ रहा था, ये बेला वन जिसका नाम मैरिजुआना हो गया था। ये तो निकला अगस्त में था, इसको अभी इन्होंने नवंबर दिसंबर में नजर डाल के रखी थी। और इसी की जो रोड मैपिंग है वो थोड़ी सी इधर उधर गई तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। आमने सामने आ रहे हैं। चीन चाइना पे अटैक, ताइवान पे अटैक कर रहा है, रशिया यूक्रेन पे अटैक कर रहा है। ये भाई साहब पता नहीं क्या चाह रहे हैं, ये भाई साहब पता नहीं क्या चाह रहे हैं। दोनों के बीच में पश्चिमी देशों में पूंजीवाद और जो साम्यवाद है, इसको लेकर टकराहट। अब उत्तर अटलांटिक और कैरेबियन सी में जिस तरीके से वेनेजुएला ने से जुड़े हुए 2 प्रतिबंधित तेल टैंकरों को बीच में ही समुद्र से उठा लिया गया। तेल टैंकर को आनंद फानंद में नाम बदल दिया गया। तेल टैंकर का नाम आनंद फानंद में क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। पहले उसका नाम क्या था? बेला वन था। बाद में नाम बदल के क्या कर गया? मारिजुआना, ताकि वो लगे कि रशिया का नहीं है, किसका है? वेनेजुएला का है। लेकिन इनकी तो नजर इस पे कब से थी। ये जो जहाज का नाम बदला गया, झंडा निकालना भूल गए। झंडा किसका था? बेला वन तो रशिया का था,
और वेनेजुएला का मैरीजुआना नाम से उन्होंने नाम बदल दिया, लेकिन जल्दबाजी में झंडा बदलना भूल गए। तो मैं आपको बता दूं, इस पूरे ऑयल टैंकर पे तो इनकी नजर अगस्त से ही थी। नवंबर में ये बकायदा दिख रहे थे कि कब ये कैरेबियन सी में आएगा, कब अटलांटिक सी में आएगा। यहीं पे सरोगेसो सागर भी है, अटलांटिक सागर में सागर भी है। तो अगर इसकी लोकेशन को मैं देखूं तो ये 1 अगस्त को यहां से जब निकला था, बेलावन दिख रहा है आपको, ये बेलावन दिख रहा है आपको, बेलावन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है बेलावन, थोड़ा ध्यान देंगे बेलावन। और मैरीजुआना उसका नाम फिर बाद में हो गया, अलग अलग जगह अलग। तो ये देखिए इसकी लोकेशन पर इनकी ट्रेकिंग पहले से चल रही थी अटलांटिक महासागर में। समझ में आ रहा है? तो ये मैरीनेरा नाम है उसका। क्या नाम है? मैरीनेरा। बेलावन पुराना नाम है, मैरीनेरा नया नाम है। मैरीनेरा क्या नाम है बेटा? मैरीनेरा। रूसी जहाज क्या नाम है? मैरीनेरा। बेलावन पुराना नाम है, 2002 में बना था, और नया नाम क्या है? मैरीनेरा। लगभग 333 मीटर का था और इसमें करीब 3.1 लाख टन के आसपास ऑयल था। 3.1 लाख टन के आसपास ऑयल था मैरीनेरा में। मैरीनेरा में 3.1 लाख टन के आसपास था। अब रूस अपने तेल निर्यात पर पश्चिमी प्रतिबंधों, वेस्टर्न जो सेंसेक्शन है, उसके बाद कहीं ना कहीं प्राइस केप से बचने के लिए शैडो फ्लीट करके एक प्रकार से यूटिलाइजेशन करता है, क्योंकि एक बैरल में 159 लीटर होते हैं और वो जाकर के पश्चिमी देशों में ज्यादा में बेचने का प्रयास करता है। तो निश्चित तौर पर आप ये समझ लो कि 1000 से 1450 इनके पास ऐसे गुप्त टैंकर हैं जिनको ये लेके जाते हैं और ज्यादा रेट पर जो है बेचने का प्रयास करते हैं। तो पकड़े जाने से बचने के लिए बाद में फिर उन्होंने जो अपना फ्लैग व्लैग बदल लिया था पहचान छुपाने के लिए। लेकिन मैंने बताया कि बेला वन ही क्या था? अरे बेला वन ही क्या था भाई? बेला वन ही था मैरीनेरा। क्या था? मैरीनेरा। नीचे लिखो, अमेरिका ने जिस रूसी जहाज को पकड़ा था उसका नाम बेला 1 था। ये क्वेश्चन बन सकता है। अमेरिका ने जिस रूसी जहाज को पकड़ा था उसका नाम बेला 1 था। अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित जहाजों की लिस्ट में भी डाल दिया था। और दिसंबर 2025 में वेनेजुएला की जब ओर जा रहा था तो अमेरिका ने अपने कोस्ट गार्ड में करीब 12 किलोमीटर से की रेंज में इसे रोकने का प्रयास किया। बाद फिर आनंद जैसे ही ये गुयाना के झंडे के तहत रजिस्टर्ड था, तो जैसे ही ये आ जा रहा था इसका नाम बदल के जल्दी से क्या कर देगा? मैरीनेरा। क्योंकि जो अनक्लॉज रूल अनुसार किसी की इंटरनल बॉडी में कोई जा नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है? तो वेनेजुएला की ओर जा रहा था, अमेरिका के डर के रास्ता बदला, लेकिन फाइनली जो है फिर इसको पकड़ लिया गया। अमेरिका नहीं पकड़ा था तो ब्रिटेन पकड़ लेता है। इसको पकड़ना इसका तय था, ठीक है। अगर अमेरिका में नहीं पकड़ा था मैरीनेरा तो ब्रिटेन में पकड़ा था। तो फाइनली जो है ये अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने जा करके इस पूरे के पूरे कार्यवाही को जो है अंजाम दिया। और निश्चित तौर पर रूसी जहाज जो मैरीनेरा है उसमें 3 भारतीय नागरिक भी सवार थे। और रूसी न्यूज एजेंसी जो रशिया टुडे है उसमें जानकारी आई, बिल्कुल इसमें 28 लोग थे। 17 करीब यूक्रेन के लोग थे, 6 जॉर्जिया के लोग थे, 3 भारतीय थे, 2 रशियन थे। अमेरिका का आरोप है कि ये वेनेजुएला से तेल लेके जा रहे थे और लगातार बेच रहे थे। और अमेरिका तो चाहते नहीं वेनेजुएला से कोई तेल लेना है तो हमसे ले बोले और हमारे यहाँ से रिफाइनरी करे, और वेनेजुएला से ना ले क्योंकि वेनेजुएला की नजदीकी रशिया से बढ़ रही थी, चाइना से बढ़ रही थी, ये चाहते नहीं। अब ये तमाम चीजें अल्टीमेटली ये आदमी भी परेशान है, ये भी कुछ ना कुछ करेगा क्योंकि जहाज तो अल्टीमेटली इनका ही है। चोरी छिपके वेनेजुएला से ला रहे थे। कहानी आपको ओपेक की भी समझ आएगी। ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो प्लस मैंने 13 देश बताए थे, याद है? 1961 में बना, ओपेक पढ़ाया था लास्ट क्लास में। उसमें यह भी बताया था कि दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश इक्वेटोरियल गिनी भी है वेनेजुएला के अलावा जो तेल को सप्लाई करता है। 2019 के आईएएस का ये प्रश्न भी था। तो कहानी थोड़ी सी उलझी हुई है, इसको थोड़ा जोड़कर कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। तो अमेरिका तो कहता ही है डोंट प्ले गेम्स, जो मुझसे खेलेगा मैं उसके साथ खेल लूंगा। तो फिलहाल रशिया का टैंक तो अंदर में आ गया और आमने सामने अब दोनों हो गए हैं। कंधे पे रख के वेनेजुएला की बंदूकें चला रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 3rd वर्ल्ड वार की तैयारी है। और ये आपके हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन पुतिन की खामोशी एक स्ट्रेटेजी है। पुतिन को आप कमजोर मत समझना। और पुतिन जो है आसान शब्दों में समझ लो कि शतरंज के प्यादे को बचाने के लिए वजीर की कुर्बानी नहीं देते वाली बात है। तो खासकर तब सामने वाला खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ बैठा है तो तब चुप रहना ही भलाई है। और तूफान के पहले शांति को आप हल्के में ना लें। S-400 और S-500 इसके पास भी है, कहाँ से क्या निपटाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये जो आदमी है ये यूक्रेन वाला, इसके पास जाकर के छिपक रहा है। हालांकि ये तो भिड़ गया था अमेरिका के राष्ट्रपति से। तो इनकी बढ़ती नजदीकियां
ग्लोबल पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा, विश्व के संदर्भ में समझना पड़ेगा किस तरीके का परिदृश्य है। ठीक है, तो कुल मिला के कहानी समझ में आ गई क्या? रशिया का स्थिति क्या है ये मैंने आपको प्रॉपर मैनर में बताया। अभी एक तो रशिया वालों ने एक बड़ी खतरनाक मिसाइल लॉन्च कर दी है। तुम ब्रह्मोस करते रह गए, उनने ला दिए नई ब्रह्मोस 98 में आई थी, सुपरसोनिक मिसाइल है। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रशिया की नदी मस्कोवा के नाम पे 3 मैक स्पीड की नई लॉन्च हो गई 2026 में। और एसनिक क्या है? ये रशिया की नई मिसाइल है भैया। कहाँ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और एसनिक क्या नाम है? अभी हम लोग भी ऑर्डर करने वाले हैं और एसनिक, है ना, देखते हैं और एसनिक क्या कमाल करती है। तो और एसनिक हाल ही में चर्चा में रही, क्या है ये? हाँ जी बेटा, क्या है ये? वेरी गुड, वेरी गुड। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? क्या नाम है? ऑरेसेनिक। क्या है? क्या नाम है? ऑरेसेनिक। चलो आते हैं कुछ चीजों पे। लिखे करंट अफेयर्स में, लिखे टेस्ट टाइप का, लिखे छोटा सा टेस्ट लें। आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ, स्क्रीन पे जाओ, फोकस करो। और बहुत स्पीड से टेस्ट दूंगा, स्पीड से आपको इसका मेरे को सोल्यूशन करके बताना है। चलिए, करंट का आप छोटा सा एक टेस्ट लिखे, करंट टेस्ट स्टूडेंट। सबसे पहले हाँ बोलो, पहली मिसाइल क्या पढ़ी थी अपन ने? नहीं, अभी ऑरेसेनिक क्या है? ऑरेसेनिक क्या है चर्चा में। दूसरा बेला वन क्या है? बेला वन और क्या था? मेरी नेरा। और इससे आप क्या समझते हैं? तीसरा नुक। तीसरा क्या है? नुक, अभी ग्रीनलैंड विवाद के चलते। चौथा क्या है? PSLV-C-62। उसके बाद क्या है आपका? परिसीमन आयोग, डेलिमिनेशन कमीशन। ठीक है, उसके बाद आपके जनगणना 2027, इससे बारे में बताइए। और क्या पढ़ा अपन ने? बताइए भाई, बोलो। नाटो कब बना? नाटो की स्थापना। इसके बाद कौन सी एक हमने बताया? ओपेक के बारे में बताया, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग। इसके अलावा और क्या शामिल करने की बात हो रही? निपाह वायरस पढ़ा, कहां पर आया? और एक क्या पढ़ा अपन ने? हाँ जी बेटा, पैक्स। क्या स्पेलिंग है? PAX, सिली, CISI, सिलिका। ठीक है, और क्या है? हाँ, वेरी गुड, ईस्ट टोकोमोक। और क्या है? यहाँ पे इतेर भी लिख सकते हैं, इंटरनेशनल थर्मल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। और क्या है? वेरी गुड बेटा, अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम। और यहीं पे लिख लो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। यहीं पे लिख लो मिड डे मील योजना। और बताओ, क्वाड लिख लो बेटा, क्वाड। चलो इतने तो कर लो, जल्दी कर लो। अभी जो पढ़ा है अपन ने, जल्दी, स्पीड टेक, क्विक फास्ट, मूव एवरीवन विथ कमांडो ट्रेनिंग, ओनली क्लास, नो बकवास, सिलेक्शन पहला और अंतिम लक्ष्य। विजन एक ही है, सिलेक्शन। फिर कुछ अन्य चीजों पर भी चर्चा हम निश्चित तौर पर करेंगे। थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी। क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं देखो बेटा।
पहले क्वेश्चन शुरू के 3 बताओ बेटा आप। चलो रूपाली, शुरू के 3 आप बोल के बताओ स्पीड से। थोड़ा तेज बोलना, आवाज आनी चाहिए मेरे तक। रूस की एक नई मिसाइल है बेलावन। ये रूसी जहाज है जिस पर अमेरिका ने कब्जा कर उसका नाम बदलकर अमेरिका ने नाम नहीं बदला, अमेरिका को गुमराह करने के लिए उसके अंदर जो लोग थे उन्होंने नाम बदला। हाँ चलो कोई बात नहीं, एक वो है। तीसरा, ग्रीनलैंड की राजधानी क्यों चर्चा में ग्रीनलैंड? उसमें अमेरिका कब्जा करना। बहुत बड़े, क्यों कब्जा करना चाहता है? पावर बनना है उसको, वहां पर बहुत सारा लिथियम है, वहां पर बहुत सारा ऑयल भंडार है, बहुत सारे रिसोर्सेज है इसलिए। हाँ बेटा अगले 3 बोलो आप। इसरो लॉन्च PSLV C-16 मिसाइल श्रीहरिकोटा छत्तीसगढ़ में आंध्र प्रदेश on 12 जनवरी 2026। बोलते रहो बेटा आप, मैं सुन रहा हूँ। Delimitation Commission mentioned in Article 82 was formed by 4 times in 1952, 1960, 1970, 2002 by बातचीत नहीं बेटा, जिससे पूछ रहे उसकी आवाज आना चाहिए, है ना। अपना दिमाग तब लगाना जब आपसे पूछा जाए। जिससे पूछ रहे उसकी आवाज आना चाहिए। चलो अपना दिमाग तब लगाना जब आपसे पूछा जाए। ठीक है, आ जाओ बेटा अगले पे 7, 8, 9। एक किसी पे पूरे आने वाले हैं इसलिए ध्यान रखना। चलो बोलो। जी सर, नाटो 4 अप्रैल 1949 को बना। एक किसी पे पूरे आने वाले। जी सर, ठीक है, कर दी है सर। ओपेक के बारे में सर, ओपेक तेज बोले। ऑर्गेनाइजेशन कॉपी में देखोगे मैंने पहले कहाँ लिखाया था और उसको टेप के बोलोगे तो ये अच्छी बात नहीं है ना। ये गुणवत्ता वाली बात नहीं है। कल से थोड़ा ध्यान रखें जब पढ़ा रहे हैं तो जो पढ़ा रहे हैं उसको साथ में लेके चले। चलिए, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वियना में हेडक्वार्टर है। 1960 में बना। हाँ लिख के लाना है पूरे इसके जितने 13 देश हैं। चलो ठीक है, बाकी लोग बोलो भाई जल्दी जल्दी। चलो तुम बोल दो निपा वायरस के बारे में जल्दी से। कहाँ फैला है? बंगाल में। हाँ, किस तरीके की बीमारी है? जेनेटिक वायरस है जो कैसे होता है? चमगादड़ से, सुअर से, बकरी से, गैया से? चमगादड़, सुअर। ठीक है, पैक्सिली का क्या है भैया तुम बता दो। हेलो सर, ये अमेरिका इसको लीड करता है, इसमें 8 देश शामिल हैं और बना है दिसंबर 25 में। दिसंबर 25 में। हाँ 8 देश के नाम सर, अमेरिका, जापान। अमेरिका तो लीड करता है, बाकी 8 के नाम बोलो। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यूएई, साउथ कोरिया, यूके और ब्रिटेन, नीदरलैंड। चलो इस्टोकोमो क्या है बेटा आप बताइए। इस्टोकोमो चीन का एक फ्यूजन रेट। धरती पर सूरज बनाने की कोशिश है। जैसे हैंस बेथे ने कहा था 1H1 1939 में तो 2He4 बन गया था हीलियम। तो हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्ट करके जो बिजली बनाने का प्रयास किया जा रहा है। चलो बेटा ये बताओ, अर्लियर चाइल्ड केयर स्कीम और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 75 में आई थी। मिड डे मील योजना 95 में आई थी। और क्वाड में कौन शामिल है बेटा? 4 देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। 2007 में बना था। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? चलिए अब एक यहां पर हेडिंग लिखेंगे अपन, लिखेंगे आप अभी चर्चा में जो है लिख लेंगे स्टार बना के, परम शक्ति चर्चा में। अंडरलाइन करो, लिखो परम शक्ति चर्चा में। परम शक्ति चर्चा में अंडरलाइन करो। क्या है मैं बता रहा हूं आपको। परम शक्ति करंट का कुछ जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है और जीए वाला पार्ट है वो भी करो, क्योंकि हर एग्जाम को लेके चल रहे हैं। तो परम शक्ति एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। आपको बता दूं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? परम 8000। जिसको किसने बनाया था? जिसको बनाया था सीडेक ने। और बेसिकली ये इसके डॉक्टर विजय पांडुरंग जो है सुपर कंप्यूटर के जनक है। डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर, डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर जो है सुपर कंप्यूटर के जनक है। हमारे यूनिट 9 में हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी बस इतना लिख लो आपकी परम 8000 91 में आया था। डॉक्टर विजय भाटकर सुपर कंप्यूटर के जनक है। फर्स्ट कंप्यूटर परम 8000 था। अभी चर्चा में है परम शक्ति, इसको IIT मद्रास ने डेवलप किया है और ये बेसिकली सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत काम करने के लिए डेवलप किया गया है। और भारत का जो सबसे तेज चला रहा सुपर कंप्यूटर उसका नाम है ऐरावत। क्या नाम है? क्या नाम है? पहले नंबर पे सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर, इसको तो IIT मद्रास ने किया है। इसको क्या किया? IIT मद्रास ने किया। लेकिन तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर क्या है? दुनिया का कौन है? फ्रंटियर। दुनिया का फ्रंटियर है अमेरिका का। और भारत का है सबसे तेज चलने वाला ऐरावत।
लगभग बहुत तेज स्पीड चलता है, सीडेक पूना में ये 8.5 पेटाफ्लॉप्स चलता है, 8.5 पेटाफ्लॉप्स के आसपास। सेकेंड अर्क है, सेकेंड क्या है? अर्का, ये सेकेंड नंबर का है, ये लगभग 5.94 के आसपास है, फ्लॉप्स में लिख लेंगे। तीसरा है अरुणिका, तीसरा कौन है? अरुणिका थर्ड नंबर पर है आपके अरुणिका नोएडा में है, 5.94 का ये। और चौथे नंबर पर है प्रत्यूष, चौथे नंबर पर क्या है भैया? प्रत्यूष। तो अब देखते हैं परम शक्ति बनने के बाद ये 5वें नंबर का हो जाएगा। 5वें नंबर का क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर परम शक्ति। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा, पहला कौन था बेटा? बोलो बेटा, पहला कौन था? परम 8 यार। सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय पांडुरंग भाटकर। सीडेक कब बना? 87 में। इरावत सबसे, फिर उसके बाद आर्का, फिर उसके बाद अरनिका, फिर प्रत्यूष, फिर परम। और वर्ल्ड का कौन है बेटा? फ्रंटियर कहाँ का है बेटा? फ्रंटियर यूएस का है। जब मैं सुपर कंप्यूटर टॉपिक पढ़ाऊंगा यूनिट 9 में, तो इसको मैं और डिटेल से पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है क्या? अभी तो मैंने एट ए ग्लांस आपको एज ए रिवीजन टाइप यहाँ पे ले लिया, ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। अच्छा, तो निश्चित तौर पर ये आप मान के चलिए कि इस बार पीएसएलवी 32 से क्वेश्चन आएगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। ये इसरो के अभी तक के जितने भी अभियान है, आपको माना 2017 में इसरो ने 104 उपग्रहों को छोड़ा था। कितने उपग्रहों को छोड़ा था बेटा? 104 उपग्रहों को ये छोड़ा था, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नीचे लिख लो, 2017 में इसरो के द्वारा PSLV C37 से PSLV C37 से 104 उपग्रहों को छोड़ा गया था। देखना बेटा रूपाली, ये क्वेश्चन आया हुआ परीक्षा में ना, ढूंढ के लाना। आकृति, जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं बेटा, जो अपने पढ़ाए थे उनको ग्रुप में डालते चलना और बेटा पढ़ना। साहिल समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं अपन? चलो अगली एक हेडिंग लिखो बेटा, अन्वेषा चर्चा में। अन्वेषा अंडरलाइन करो बेटा, इंपॉर्टेंट जीके, इसको मिटा दो बेटा। चलो अगला लिखो बेटा अन्वेषा चर्चा में लिखो अन्वेषा। मोस्ट टाइम पे लगाओ बेटा अंडरलाइन करके, इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे लगाओ, 2026 के प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मोस्ट टाइम पे लगा लो। यहाँ पे लिख लो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट 9 के अंतर्गत अपन करंट अफेयर्स यहाँ पे देख ले रहे हैं, जो आईटी वाला पार्ट है। लिखो अन्वेषा, जिसको EOSN1 बोल रहे हैं, EOSN1 बेसिकली लिखो, ये एक हमारा अभियान है, सैटेलाइट है। इसका विकास जो है वो डीआरडीओ ने किया है ना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो 1958 को बना है। तो ये हमारा एक सैटेलाइट है। याद करो, आर्यभट्ट को हमने 19 अप्रैल 75 को छोड़ा था, 50 साल उसके भी पूरे हो रहे हैं। स्पुतनिक को 57 में छोड़ा गया था, बताया था मैंने आपको, है ना। हायोसिस कल बताया था मैंने, हायोसिस आपको याद होगा। तो अन्वेषणा एक रक्षा उन्मुख कार्य के लिए ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, लिख लो। अगली बात लिखो, अन्वेषणा सैटेलाइट जो है ये एक प्रकार से सन सिंक्रोनाइजेशन पोलर ऑर्बिट में छोड़ा गया है। सन सिंक्रोनाइजेशन, यहां लिख लो आप, सन सिंक्रोनाइजेशन लिख लो प्रॉपर तरीके से। सन सिंक्रोनाइजेशन पोलर ऑर्बिट में इसको छोड़ा गया है। सन सिंक्रोनाइजेशन पोलर ऑर्बिट में जो है बेसिकली इसको छोड़ा गया है। स्टार बना के लिख लो बेटा जल्दी से। खास तौर पे लिख लो यहाँ पर, ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, मतलब जो छिपी हुई वस्तुएं उनको पहचान सकता है। जो हेडन वस्तुएं, छिपी हुई वस्तुओं को ये पहचान सकता है, छिपी हुई वस्तुओं को ये पहचान सकता है। एक प्रकार से देखा, जितने भी स्पेक्ट्रम बैंड है उनको पहचान सकता है। और सन सिंक्रोनाइजेशन ऑर्बिट का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, हर बार समान समय और समान चित्र मिलते हैं। अब किसी भी समय फोटो खींच लो, हर बार समान समय और समान रोशनी में चित्र मिलते हैं। हर बार समान समय और समान रोशनी में क्या मिलते हैं बेटा? चित्र मिलते हैं। मैं इसको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं बेटा, थोड़ा देख लेंगे प्लीज, फोकस करेंगे बेटा क्लास के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है बेटा मेरी, इसमें एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, साहिल पढ़ो बेटा, देखो अन्वेषणा उपग्रह को सफल हो जाता तो सैकड़ों किलोमीटर पृथ्वी की छोटी छोटी चीजें दिखती। ये अनसक्सेसफुल हो गया फाइनली। 16 उपग्रहों में अन्वेषणा खास है, क्योंकि ये किस चीज पर बेस्ड है मैंने बताया आपको, अन्वेषणा भी बताया मैंने आपको। लेकिन ये फाइनली क्या हो गया? फेल हो गया। फाइनली क्या हो गया? फेल हो गया। तो इसरो के रॉकेट मिशन फेल हुए हैं। इसमें हमने 16 उपग्रह छोड़े थे, लॉन्च होने के 8वें मिनट में रास्ता भटक गए। फाइनली अगर ये हो जाता तो पता नहीं दुनिया कहाँ चली जाती। और ये जो हमने PSLV 62 छोड़ा ना, इसमें हमने 16 उपग्रह छोड़े थे। कितने छोड़े थे? और उन्हीं 16 उपग्रह में सबसे इंपॉर्टेंट कौन था बेटा?
क्या था बेटा? अन्वेषा उपग्रह। क्या था बेटा? अन्वेषा उपग्रह। तो अन्वेषा उपग्रह के बारे में क्या क्या खास बात लिखी बेटा, जरा लिख लो, पॉइंट बना के लिखो बेटा। अन्वेषा उपग्रह के बारे में लिखो। अन्वेषा उपग्रह जो है रक्षा उन्मुख ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था ही बोलेंगे अब तो हट गया। रक्षा उन्मुख ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। इसको सन सिंक्रोनाइजेशन ऑर्बिट में छोड़ा गया था। वहां पे होता क्या है, सन सिंक्रोनाइजेशन ऑर्बिट जो होता है एसएसओ, सन सिंक्रोनाइजेशन ऑर्बिट में सूर्य का कोण लगभग एक समान होता है। एसएसओ यहां पे छोड़ा गया था इसको। सन सिंक्रोनाइजेशन ऑर्बिट में सूर्य का कोण लगभग एक समान होता है। तो अलग अलग दिनों में तस्वीरों की तुलना सटीक संभव होती है। अलग अलग दिनों में तस्वीरों की तुलना सटीक संभव होती है और आप कभी भी इनको छोड़ोगे तो हर बार समान सूर्य प्रकाश की स्थिति की तस्वीरें आपको मिलेंगी। तो स्टेज 1 में हमने ठोस ईंधन था, स्टेज 2 में हमने तरल ईंधन था, स्टेज 3 में हमने क्रायोजेनिक को लगाया, उसके बाद फिर हमारा रॉकेट फाइनली भटक गया। और आपको हमने बताया था बेटा नाई के अपाचे 63 में भेजा था, पहला साउंडिंग रॉकेट था अमेरिका ने। इंडिया का पहला रोहिणी 65 था जो साउंडिंग रॉकेट था एटमॉस्फेयर के अध्ययन करने के लिए। और निश्चित तौर पर भी आर्यभट्ट के भी 50 साल पूरे हो रहे बेटा, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं बेटा अन्वेषणा उपग्रह से क्वेश्चन इस बार प्री में आएगा। एक क्वेश्चन बना लो बेटा उपग्रह से, यहां से अन्वेषणा उपग्रह से एक क्वेश्चन बना लो बेटा, जल्दी से लिखो। सन सिंक्रोनाइजेशन ऑर्बिट का मुख्य लाभ क्या है? सन सिंक्रोनाइजेशन ऑर्बिट का मुख्य लाभ क्या है? नीचे लिख लो क्योंकि उपग्रह पढ़ते हैं हम। सन सिंक्रोनाइजेशन का मुख्य लाभ यह कि सूर्य का कोण लगभग समान रहता है। सूर्य का कोण लगभग समान रहता है। अलग अलग दिनों में तस्वीरें सटीक तुलना संभव होती है। अलग अलग दिनों में तस्वीरों की तुलना सटीक संभव होती है। एक प्रकार से हाई स्पेक्ट्रल फोटोग्राफी करता है, हाइपर स्पेक्ट्रल फोटोग्राफी करता है और हर बार समान सूर्य प्रकाश की स्थिति में तस्वीरें मिलती हैं। हर बार समान सूर्य की उपस्थिति में तस्वीरें मिलती हैं, समान स्थिति में तस्वीरें मिलती हैं। तो अन्वेषणा क्यों खास रहा ये मैंने आपको यहाँ पर बताया बेटा। अपने को समझना है, प्रयास करना है बेटा, जो जो हम पढ़ रहे हैं उनको बेटा पॉइंट बना के लिखना है। ठीक है क्या? ठीक है, क्लास बढ़िया लग रही है आपको, समझ में आ रहा है बेटा? मेहनत करना है। करेंट को तो क्लास के अंदर ही पढ़ लेना, बाकी फिर जीएस के हम लोग नई रणनीति के साथ अब उतरेंगे। ज्योग्राफी लगभग खत्म हो गया, एक दो छुट्टा भैया टॉपिक छूटे हैं, कल हम स्पेशल क्लास लेके ज्योग्राफी खत्म करेंगे। तब तक आप पॉलिटी पूरा उतार लो। पॉलिटी मैंने दिया आपको पूरा, आप पूरा उतार के रखो, फिर मैं उसको डिस्कस बिल्कुल पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट पूरे पॉइंट में डिस्कस करूंगा। तो ये इसरो की बड़ी उड़ान थी। अच्छा, पीएसएलवी C61 छोड़ा गया था मई में। कब छोड़ा गया था? मई में। और 62 छोड़ा गया अभी। तो अब पीएसएलवी की अगली उड़ान कौन होगी? पीएसएलवी 63 होगी। कितनी होगी? पीएसएलवी 63। और पीएसएलवी आया कब था? 93 में। कब आया था? अच्छा, पहला सैटेलाइट कौन है बेटा? आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 75 को भारत का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। इसको लिख लो यहाँ पे, द फर्स्ट सैटेलाइट built name is Aryabhat. India first satellite in 19 April 1975 and launched with the Soviet Union assistance that time and 19 April 1975. उसके बाद SLV-3 से हमने रोहिणी भेजा था। SLV-3 से हमने क्या भेजा था? SLV-3 से हमने रोहिणी भेजा था। SLV-3 से हमने बेसिकली रोहिणी भेजा था, याद रहेगा? चलिए, परिसीमन आयोग लिखा आपने भी। डेलिमिनेशन कमीशन कायम है, आर्टिकल 80। हाँ, तो डेलिमिनेशन कमीशन याद रहेगा, बोले हाँ या ना? डेलिमिनेशन कमीशन याद रहेगा, बोलो। डेलिमिनेशन कमीशन कौन सा आर्टिकल है बेटा? 82 याद रहेगा पक्का? यहां लिख लो, परिसीमन आयोग, बिल्कुल भूलना नहीं इसको ना। डेलिमिनेशन कमीशन कौन से आर्टिकल में? ये डेलिमिनेशन कमीशन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 82। अब तक कितनी बार बना है? 52 में, 62 में, 72 में, और यहाँ 82 में नहीं बना, याद रखना ना। 92 में नहीं बना, फिर चौथा का बना 2002 में, 2012 में नहीं बना, 2022 में नहीं बना, और 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार कब बनना था? 2026 में। तो अब 5वां आयोग कब बन रहा है? परिसीमन आयोग। आइए, 2024 का प्री का क्वेश्चन था, अब तक परिसीमन आयोग कितनी बार बना है? आंसर क्या होगा बेटा? 1 2 3 4, 4 बार बना है अब तक। कितनी बार बना परिसीमन आयोग? 4 बार बना है बेटा, 4 बार बना है। नीचे एक लाइन लिखो, अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन के लिए भी परिसीमन होता है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन के लिए भी
जो है परिसीमन होता है। जरूरत क्यों पड़ती है? निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या असमान होती है, उनको समान बनाने के लिए होती है। निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या समान होती है तो उसको व्यवस्थित करने के लिए होती है। अभी जम्मू कश्मीर में तो अभी तक परिसीमन नहीं हो पाया है व्यवस्थित तरीके से। तो लगभग एक टैक्स कलेक्शन का सिस्टम भी प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक आ जाता है। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? महाराष्ट्र। कौन देता है? लिख लो। भारत में सबसे ज्यादा टैक्स देता है महाराष्ट्र, अभी उत्तर प्रदेश हट गया है। सेकंड कर्नाटक, थर्ड तमिलनाडु। सुधार लो, सबसे ज्यादा टैक्स देता है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। और इसको लेकर अभी काफी हल्ला मचा हुआ है, उसको अपन पढ़ेंगे बाद में, वो कोई विषय बहुत बड़ा नहीं है। ये एक संगठन इस समय चर्चा में, इसको लिख लो थोड़ा सा। वेमर ट्रायंगल, इसमें 3 देश हैं क्योंकि अभी ग्रीनलैंड पे कब्जे करने की बात हो रही है। तो वेमर ट्रायंगल में जर्मनी है, फ्रांस है और पोलैंड है। ठीक है क्या? कौन सा संगठन है? वेमर ट्रायंगल। कौन है भैया? वेमर ट्रायंगल। याद रखना ही 3 देश कौन कौन से। वेमर ट्रायंगल अंडरलाइन कर लो, इसमें कौन कौन है। लगातार न्यूज है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब एक शब्द चर्चा में है, एम स्ट्रिप्स। क्या नाम है शब्द का? एम स्ट्रिप्स। ये आपको पता है प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ा हुआ है, प्रोजेक्ट टाइगर से भी चर्चा करेंगे। लिख लो यहाँ पे एम स्ट्रिप्स। 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। 29 जुलाई का मनाया जाता है, बोलो भाई। और सबसे ज्यादा टाइगर कहां पर है? 785 मध्य प्रदेश में है। फिर सेकंड नंबर किसका है? सेकंड नंबर किसका भाई? कर्नाटक का है। और थर्ड नंबर किसका है? देखो टाइगर यूपी का नहीं है, महाराष्ट्र का होना चाहिए। देख लो एक बार। तो प्रोजेक्ट टाइगर लिखो आप। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था। हाँ, उत्तराखंड का है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, कैलाश सांखिले ने लाया था। इस पे जुड़ी हुई एक खबर है इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, कैलाश सांखिले ने लाया था। और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर, वैसे तो मध्य प्रदेश में 166 टाइगरों के मरने के बाद ये लगातार चर्चा में, और लगातार चर्चा में एक शब्द आ गया है अभी हाल ही में, एक चर्चा में शब्द है, लिखो एम स्ट्रिप्स। क्या लिखो? एम स्ट्रिप्स। आर छोटा रहेगा ना, जानबूझ के मैंने छोटा लिखा क्योंकि रही हो। एम स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है समझो आप। टाइगर स्ट्रिप तो है मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर। मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर, मॉनिटरिंग सिस्टम। 29 जुलाई को टाइगर डे मनाते हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर, मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर, मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। जितने भी बाघ हैं उनको प्रॉपर वैज्ञानिक निगरानी में रखने के लिए एम स्ट्रिप्स प्रोग्राम चालू किया गया। जीपीएस सिस्टम में जैसे बाघों के भी नाम रहते, रानी है ना, महारानी, या जो भी हो, तो उनको उनके नामों से जाना जाता है। तो कौन सा टाइगर कहाँ है ना। आप कभी कान्हा किसली जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां किस किस नाम के टाइगर्स हैं। तो ऐसे जैसे 2017 में क्वेश्चन था, एम स्ट्रिप्स शब्द कभी कभी चर्चा में रहता है। द टर्म ऑफ एम स्ट्रिप्स समथिंग द सीन द न्यूज ऑफ रिसेंटली। तो 4 ऑप्शन थे इसके, तो उसमें इसका आंसर था वन्य प्राणी जीव प्रजनन के लिए, बाघ अभयारण्यों के रखरखाव के लिए, स्वदेशी उपग्रहों के संचालन के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा के लिए। तो आंसर था उसका मेंटेन्स द टाइगर रिजर्व। एम स्ट्रिप्स का मतलब क्या था? मेंटेन्स द टाइगर रिजर्व, बाघ अभयारण्य का रखरखाव, बाघ अभयारण्य का रखरखाव। अब जैसे 123 टाइगर है कान्हा केसरी में, हम 4% एरिया घूमे तो 6 टाइगर दिखने की संभावना है ना। तो भैया कई टाइगरों के नाम रहते हैं, जैसे शर्मिली करके एक टाइगर है वहां, तो शर्मिली कहाँ जा रही, कौन से बफर जोन में मिलेगी वो, है ना। एक इधर होता है कोर एरिया, फिर एक होता है आपका बफर, एक होता है आपका ट्रांजेक्टिव एरिया। मैं इन्वायरमेंट की क्लास में पढ़ाऊंगा। तो 2017 के आईएएस में क्वेश्चन था एम स्ट्रिप्स क्या है। 2017 के आईएएस में क्वेश्चन था द टर्म ऑफ एम स्ट्रिप द समथिंग सीन द न्यूज ऑफ कंस्टेंट। तो आंसर था उसका मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर रिजर्व, मेंटेनेंस ऑफ द। 2006 में हमारे यहाँ टाइगर थे लगभग 2006 में थे 1411 टाइगर। कितने थे? बढ़ करके ये प्रोजेक्ट टाइगर के चलते चलते 2010 में हो गए 1706।
2010 में क्या हो गए 1706, हालांकि उस समय मध्य प्रदेश से ज्यादा कर्नाटक के बढ़ने लगे थे। 2014 में हो गए 2226, 2014 में हो गए 2226 टाइगर, और वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ के बहुत ज्यादा हो गई है, 2967 से अभी बढ़कर लगभग 3000 के ऊपर चले गए। तो एम स्टेप्स याद रहेगा, बोलो यस सर नो, बिल्कुल याद रखना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए। विस्टफुल मत रहा करो, विस्टफुल पढ़ाई करोगे ना तो जिंदगी आपकी नीरस बन जाएगी। विस्टफुल मतलब क्या होता है, किसी बच्चे को पता है? विस्टफुल नहीं होना चाहिए, है ना। विस्टफुल मतलब होता है उदास नहीं होना चाहिए आदमी को। क्या नहीं होना चाहिए? उदास रहोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। इंतजाम होना चाहिए आपके अंदर, दुख भरी लालसा नहीं होनी चाहिए कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं। पढ़ो भाई। आप सिलेक्शन सिर्फ साहस से नहीं होगा, अब सिलेक्शन के लिए आपको दुस्साहस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दुस्साहस, मतलब जो भी आपके एफर्ट्स हैं, आपको अपनी एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके अब आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। बिना एफर्ट्स बढ़ाए आपका सिलेक्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज की इस क्लास में आपको जो चीजें समझ में आई, एम स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट ईरा पे चलेंगे अपने जीएस के क्लास में। उसके पहले आप एक बार पूरा याद कर लीजिए।